Assalamu alaikum students, this is Fariha Sabeen. I am your general science teacher. I welcome all the students of class 6 to our lecture number 13. मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में होंगे, खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। जैसा कि बेटा पिछले लेक्चर में मैं आपसे जिक्र कर रही थी कुछ गुड हैबिट्स को अडॉप्ट करने का, कि ना सिर्फ हमें सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ ये नहीं कि पढ़ाई करने की तो ज़रूरत है, मतलब पढ़ाई के बगैर तो हम नहीं ये कह सकते कि ये एक अननेसेसरी फैक्टर है, इसको छोड़ दें, पढ़ना तो ज़रूरी है, वो तो आपने हर हाल में ही पढ़ना है, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छी आदतें अगर आप अपना लें, कुछ हैबिट्स को अडॉप्ट कर लें तो वो हैबिट्स आपको सक्सेसफुल होने में और ज़्यादा हेल्प करती हैं, जिनमें कि लास्टली मैंने आपसे जिक्र किया था कि आप अपने आपको पंक्चुअल बनाएं, आप अपने आप को रेगुलर बनाएं, ठीक है। उसके साथ आज हम कुछ और अच्छी गुड हैबिट्स का जिक्र मैं आपके साथ करूंगी, कुछ और अच्छी बातें करूंगी जिसको आप यूटिलाइज़ करके उन हैबिट्स को अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ कहीं आप लैग कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी आदत हो जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पढ़ाई में पीछे जा रहे हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें वक्त की बिल्कुल कदर नहीं होती। सुबह को अगर अम्मी आपकी उठा रही हैं तो वो लेट उठते हैं, लेट उठने के नतीजे में क्या होता है, वो अपनी स्कूल वैन भी मिस कर देते हैं। होता है ना कई दफ़ा ऐसा। तो क्या चीज़ है जिसको हम अडॉप्ट करके अपनी एक अच्छी गुड हैबिट बनाकर किस तरह हम टाइम को सेव अप कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहली बात तो ये जहन में रखनी चाहिए कि हमें वक्त की कदर करनी चाहिए, ठीक है। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो जब गुजर जाता है तो हमें तब उसकी कदर होती है, ठीक है। जैसे अब अगर आपका कोई टेस्ट आने वाला है, आपने उसकी तैयारी नहीं की, तब आपके पास पूरे वीक का आपको टीचर ने टाइम दिया कि जस्ट प्रिपेयर योर लेसन और प्रिपेयर योर टेस्ट इन दिस वीक एंड आफ्टर दिस वीक आई विल टेक योर टेस्ट। तो आपने उस पूरे हफ्ते के अंदर तैयारी नहीं की और क्या हुआ, जब वक्त गुजर गया तो आपको बहुत अफसोस हुआ कि अब तो वक्त गुजर गया हुआ है, अब मैं कैसे इसकी तैयारी करूँ। तो ये चीज़ अगर आप पहले से ध्यान में रखते, अपने वक्त की कदर करते, अपनी चीज़ों को पंक्चुअल करते और रेगुलर करते तो कभी भी आपका ये मसला ना आता। तो आपने एक अच्छी आदत क्या अपनानी है, आपने वक्त की कदर करनी है, अपना काम वक्त पर करना है, ठीक है। तो वक्त करने का क्या फ़ायदा होगा कि आपको कहीं पर भी कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। और आपके सारे काम अपने वक्त के मुताबिक चलते रहेंगे, ठीक है। जैसे आप सुबह उठो, नमाज अदा करो, उसके बाद जो सुबह का वक्त होता है वो इतना अच्छा वक्त होता है, उस वक्त आप सोकर उठते हो, आपका ब्रेन एक्टिव फॉर्म में होता है, आप सुबह के वक्त कुछ भी चीज़ लर्न करो, बिलीव मी वो आपको सारी ज़िंदगी याद रहती है। वो सबसे बेस्ट टाइम होता है किसी भी चीज़ को रिवाइज़ करने का, लर्न करने का। अगर आप सुबह अर्ली उठकर कुछ चीज़ें याद करोगे और अपने जो भी लेसन होंगे उनको रिवाइज़ करोगे तो वो चीज़ आपको कभी भी नहीं भूलेगी। तो अपने शेड्यूल को थोड़ा सा चेंज करें, सुबह अर्ली उठें। सुबह का वक्त बहुत अच्छा वक्त होता है, ठीक है। अगर आप सुबह के वक्त, अगर आजकल छुट्टियां हैं, आप पार्क में भी जा सकते हो, अपने पेरेंट्स के साथ बाहर वॉक पे भी जा सकते हो, ठीक है। वॉक करके आप सुबह सुबह अपने कुछ लेसन को रिवाइज़ करो और बिलीव मी आप खुद मुझे बताओगे कि मिस हम सुबह को जल्दी उठे और हमने उठ के अपना काम भी मुकम्मल कर लिया और हर चीज़ हमारी टाइमली एंड भी हो गई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएंगे कि कौन कौन सी अच्छी आदतें या कौन सी गुड हैबिट्स आपने अडॉप्ट की हैं, और मैं इंतज़ार करूँगी कि आपके फीडबैक का, कि पढ़ाई के साथ साथ क्या अपने आप के अंदर कोई अच्छी तब्दीलियाँ भी ला रहे हैं। और ज़रूर मुझे बताएं कि आप लोगों को जो चैप्टर्स हैं वो साथ साथ आप लोग याद कर रहे हैं, कहीं आपको कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं आ रही, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है। यू आर फील फ्री टू मैसेज मी आफ्टर दिस लेक्चर। आपके पास एक ऑप्शन होती है, आप उसमें मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो अपने इसी नोट के साथ कि वक्त की हमें कदर करनी चाहिए और अपने टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहिए, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम अपने प्रीवियस जो टॉपिक था जिसके अंदर आपने एबायोटिक और बायोटिक दोनों फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने बायोटिक फैक्टर्स की डिटेल पढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एनवायरनमेंट का चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में आपने क्या स्टडी किया था बायोटिक फैक्टर्स के बारे में, कि बायोटिक फैक्टर्स लिविंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर प्रोड्यूसर्स हैं
बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स आते हैं, कंज्यूमर्स आते हैं, डिकम्पोजर्स आते हैं। और कंज्यूमर्स की आगे से 3 टाइप्स थी, ठीक है। उनमें आप लोगों ने पढ़ा था हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। फिर आपको मैंने बताया था कि हर्बीवोर्स जो हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं और कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं। और उसके बाद हमने लास्ट टॉपिक डिकम्पोजर्स का किया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने वो टॉपिक अच्छे से समझा होगा और उसको याद भी कर लिया होगा, जो हमारा लास्ट लेक्चर का टास्क था, ठीक है। आज हम उसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने बायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था, आज हम एबायोटिक फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी टर्मिनोलॉजी मैं अपने बच्चों को याद करते हुए बताती हूँ कि बायोटिक फैक्टर्स लिविंग फैक्टर्स या लिविंग कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स नॉन लिविंग। अब मैं उन्हें इस तरह याद करवाती हूँ कि जब भी हम इसको याद करें तो आपने याद रखना है कि बायोटिक जो है एक वर्ड है, एबायोटिक 2 वर्ड बन जाते हैं। बायोटिक क्या है? लिविंग फैक्टर्स हैं या लिविंग कंपोनेंट्स हैं, और एबायोटिक 2 हैं, तो ये क्या है? नॉन लिविंग फैक्टर्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग कंपोनेंट्स or abiotic non-living components. So today we are going to study about the abiotic components that are non-living components. अच्छा, non-living component ऐसे कौन से हैं जो हमारे ऊपर, हम ह्यूमन बींग्स के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। उसमें पहले तो लाइन वाइज हम इन सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस कर लेंगे एंड ठीक है, फिर उसके बाद 1 बाय 1 हम इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला हमारा फैक्टर है लाइट, देन टेम्परेचर, एयर, सॉइल और वाटर, ठीक है। अब इन सारे कंपोनेंट्स को, ये सारे कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? लिविंग कंपोनेंट्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। उसके बाद आप उन कंपोनेंट्स को के नाम याद रखें और फिर 1 बाय 1 हम इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। सो क्लास, ओपन योर बुक्स, टर्न टू पेज नंबर 31, होल्ड द पेंसिल इन योर हैंड and write the meaning of difficult words. If you feel difficulty anywhere, you can message me. Light is very important abiotic factor present in the environment. Light को हम सूरज की रोशनी में भी ले सकते हैं, ठीक है। सन इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। अब सूरज क्या है? ये ना सिर्फ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इन्वॉल्व है, बल्कि एनर्जी की और रोशनी की एक बहुत बड़ी सोर्स है। यानी दिन के वक्त जो लाइट एनर्जी है वो कहाँ से हमें मिल रही है? सन से मिल रही है, ठीक है। और वो सनलाइट एनर्जी सबसे पहले किसको बेनिफिट कर रही है? ग्रीन प्लांट्स को बेनिफिट कर रही है। ग्रीन प्लांट्स को किस तरह बेनिफिट कर रही है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की डेफिनेशन में हर लेक्चर में जहाँ पर भी कोट होती है आपको बार बार रिपीट करती हूँ ताकि ये आपको हमेशा याद रहे कि फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और ये बात भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी कि सनलाइट एक ऐसा फैक्टर है जिसके बगैर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस मुमकिन नहीं है, ठीक है। तो सनलाइट जो है ये किस लिए ज़रूरी है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज द फूड ग्लूकोज प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स ईदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब पौधे जो अपनी ये खुराक तैयार करते हैं, ग्लूकोज तैयार करते हैं, ये कौन इस्तेमाल करता है? हम ह्यूमन बींग्स भी यूज़ करते हैं, पौधे खुद भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरे जानवर भी इनसे फ़ायदा उठाते हैं। ह्यूमन बींग ऑल्सो नीड सनलाइट टू परफॉर्म देयर सर्टन लाइफ एक्टिविटीज़, ठीक है। अब दिन के वक्त देखें आप लोग, हम एक नॉर्मली तौर पर सब लोग दिन के वक्त ज़्यादा एक्टिव होते हैं और अपने सारे काम दिन के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सनलाइट के ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो ये मेजर सोर्स है लाइट एनर्जी की, दूसरा क्या है? ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प करता है, और तीसरा कि ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या है? दर्जा हरारत। अब बहुत सारे काम जो हैं, अब आप देखते हो अपने इर्द गिर्द, बहुत, अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों का मुख्तलिफ टेम्परेचर होगा, ठीक है, एक ही महीने के अंदर, एक ही दिन के अंदर। अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर चले जाएँ तो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी लो होगा, और अगर हम पंजाब की तरफ आ जाएँ या सिंध की तरफ चले जाएँ तो टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा और बहुत शदीद गर्मी होगी। अब ये डिफरेंट टेम्परेचर की जो फ्लक्चुएशंस हैं, इस टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन जो है ये हम ह्यूमन बींग्स पे, प्लांट्स पे और एनिमल्स पे काफ़ी असर डालते हैं। आप लोग देखते हैं कि आपके घरों में अगर पौधे रखे हुए हैं तो गर्मियों में क्या होता है? वो पौधे जो हैं
अगर आप उन्हें वक्त पे पानी ना दें तो वो जल जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो क्या वजह है कि वो गर्मियों में जल्दी जल जाते हैं या मुरझा जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं? उसकी वजह यह है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप पौधों को, कुछ पौधों को छाँव में रखते हैं और कुछ पौधों को 2-2 दफ़ा पानी देते हैं, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि वो टेम्परेचर रेज़ कर गया होता है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने ज़मीन में आपकी बुक के अंदर मुख्तलिफ जो जगह हैं उनके बारे में बताया। जैसे हम डेजर्ट्स का जिक्र करें, डेजर्ट्स क्या हैं? सहरा। अब देखते हैं वहाँ का डेजर्ट्स का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होता है कि वहाँ पर इवन बहुत ही कम पौधे जो हैं वो ग्रो करते हैं। सिर्फ वो पौधे ग्रो करते हैं जिनकी रूट्स जो हैं डीप डाउन ज़मीन में नीचे तक हों, ताकि वहाँ से वो पानी रूट्स एब्जॉर्ब कर सकें और अपने आप को ज़िंदा रख सकें, ठीक है। और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जैसे कि ग्लेशियर्स हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ हैं। अब ग्लेशियर्स क्या हैं, ठीक है, कभी अगर आपने वर्ड ग्लेशियर ना सुना, ग्लेशियर का मतलब है बर्फ़ के पहाड़, ठीक है। वो इतने ठंडे हैं कि वहाँ पर इंसान और जानवर ज़िंदा ही नहीं रह सकते, बस एक पोलर बियर है जो वहाँ पर ज़िंदा रह सकता है। ह्यूमन बींग्स के लिए वो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है, वहाँ पर सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आप लोगों को याद है जब मैंने आपको सेंसिटिविटी का टॉपिक करवाया था तो मैंने आपको एक प्लांट मिमोसा टच मी नॉट के बारे में बताया था। अब टेम्परेचर जो है वो किसी भी फूल के खिलने या और रोशनी जो है किसी भी फूल के या वो जो खिलने में और बंद होने में हेल्प करती है। जैसे कि द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट इज ऑफन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट। अब वो जो एक मैंने आपको पौधे का जिक्र किया मिमोसा प्लांट, उसमें क्या था, टच मी नॉट में अगर हम उसको हाथ लगाते थे तो वो पौधा बंद होता और खिलता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर के फ्लक्चुएशन की वजह से कुछ फूल खिलते हैं। अब आपने देखा है कि बहुत सारे फूल ऐसे होते हैं जो सुबह के वक्त खिलते हैं, रात के वक्त वो कलियाँ होती हैं और सुबह वो खिलकर फूल बन जाते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बिटवीन द डे एंड नाइट ऑफ डेजर्ट्स। अगर आप अपनी जियोग्राफी की बुक के अंदर पढ़ें तो जियोग्राफी के अंदर आप लोग पढ़ते हैं कि डेजर्ट्स के अंदर जो है, ठीक है, सहरा में दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। अगर दिन में शदीद गर्मी होती है सहरा में तो रात के वक्त क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर जाता है, ठंडी हवा चल रही होती है और मौसम बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो इसी तरह एक ही जगह पर एक ही एरिया में दिन और रात में बहुत सारी टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस आती हैं। अच्छा, मैं ये वर्ड बार बार बोल रही हूँ, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन का क्या मतलब है कि टेम्परेचर बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है, डे और नाइट के अंदर। सम एनिमल्स, अच्छा अब यहाँ पर जो रहने वाले जानवर हैं अगर आप उनको देखें और यहाँ पर जो ग्रो करने वाले पौधे हैं उनको देखें तो वो दूसरे मैदानी इलाकों से या पहाड़ी इलाकों के पौधों से इंटायरली डिफरेंट होते हैं। कैसे? अब यहाँ पर अगर आप एनिमल्स देखें तो कैमल है, कैमल जो ऊँट है ये अपनी बॉडी के अंदर काफ़ी दिनों तक पानी स्टोर करके रख सकता है, ठीक है। और वो पानी स्टोर करने का क्या फ़ायदा होता है कि वो काफ़ी दिनों तक बग़ैर पानी पिए भी ज़िंदा रह सकता है। इसी तरह यहाँ पर जो पौधे उगते हैं वो पौधे क्या करते हैं, वो ज़मीन के नीचे तक उनकी डीप डाउन जड़ें होती हैं और उनके जो पत्ते होते हैं वो काफ़ी सकुलेंट होते हैं, मोटे होते हैं, ताकि वो अपने अंदर पानी स्टोर करके रख सकें, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर क्या है, एयर। जैसा कि आपको पता है कि हमारी हवा जो है, हमारी जो एयर है, इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, जिसके अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में मौजूद है। नाइट्रोजन 78%, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है ये 21%, और जो 1% रेयर गैसेस और जो दूसरी गैसेस हैं वो मौजूद होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एयर का टॉपिक है ये भी एक इम्पॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर है। इट इज़ द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोसिस्टम वेयर बर्ड्स कैन फ्लाई एंड सीड्स कैन बी डिस्पर्स्ड। अच्छा, एयर जो है एक मीडियम है जिसमें परिंदे हवा में उड़ते हैं। और दूसरा सीड डिस्पर्सल कैसे, अब देखते हैं कि बीज बहुत हल्के होते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह हवा के ज़रिए चले जाते हैं और किसी नई जगह पर जाकर ग्रो करते हैं, ठीक है। डिस्पर्स का मतलब होता है बिखर जाना, डिस्पर्स एक जगह से दूसरी जगह बीज हवा के ज़रिए जाते हैं। फिर हमने एयर की कंसंट्रेशन पढ़ी कि एयर के अंदर जो है कौन सी गैसेस कितनी कंसंट्रेशन में मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद ऑल लिविंग थिंग रिस्पायर इन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर।
जो हवा के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है वो हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, वो भी हवा के अंदर मौजूद होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हवा के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। और पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों चाहिए होती है? आई थिंक सो आपको पिछले चैप्टर के अंदर ये बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि पौधों को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या होगा, पौधे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है सॉइल का, ठीक है। सॉइल मट्टी को कहते हैं, ठीक है। अब ये एक मेजर एबायोटिक फैक्टर है फिजिकल एनवायरनमेंट के लिए और लैंड इकोसिस्टम के लिए भी एक मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब ज़मीन में जितने भी उगने वाले पौधे हैं, ठीक है, आप अगर फसलों के बारे में पढ़ें, ठीक है, मुख्तलिफ पौधों के बारे में पढ़ें, तो आप लोग देखते हैं कि हर पौधा जो है, हर फसल जो है, हर तरह की ज़मीन के अंदर नहीं उग सकती। क्यों नहीं उग सकती? जैसे आप देखते हो जो सहराई इलाके होते हैं या जो रेतले इलाके होते हैं, वहाँ पर ये जितनी भी दालें उगती हैं, ये पल्सेस होती हैं, चने की फसल होगी, मुख्तलिफ दालों की होती है, ये वहाँ पर उगती है, ठीक है। उसके अलावा जो गंदम है ये ज़्यादातर कहाँ होती है? मैदानी इलाकों में होती है। तो ये क्या फ़र्क है? कभी आपने सोचा कि ये जो फसल है यहाँ पर क्यों अच्छी उगती है और वो फसल जो है, दूसरी फसल जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो दूसरी जगह पर? तो असल मेजर डिफरेंट ज़मीन का होता है कि अगर जो दालें हैं उनको कैसी ज़मीन चाहिए होती है? रेतली ज़मीन चाहिए होती है। और जो गंदम है इसको कैसी ज़मीन चाहिए होती है? इसको मैदानी इलाकों जैसी ज़मीन चाहिए होती है जहाँ पर ये अच्छा ग्रो करती है। गन्ने की फसल देख लें, ये मैदानी इलाकों में ज़्यादा होती है, गंदम की फसल, कपास की फसल, तो इनको कैसी मिट्टी चाहिए होती है? जैसी मैदानी इलाकों में मौजूद होती है, ठीक है। तो ये फसलें कहाँ पर ज़्यादा अच्छा ग्रो करती हैं? अच्छा, अब ज़मीन के अंदर, मट्टी के अंदर क्या ऐसी चीज़ होती है जो पौधों को ग्रो करने में या बढ़ने में हेल्प करती है? जैसा कि इससे पहले भी हम इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का जिक्र कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी मिट्टी के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं पौधे की ग्रोथ में। इसमें यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स लिखी हुई हैं वो हैं आयरन, जिंक, कैल्शियम, फॉस्फोरस। अब ये सारी जो ज़मीन के अंदर मिनरल्स मौजूद होती हैं, ये किस में हेल्प करती हैं? ये पौधे की ग्रोथ में हेल्प करती हैं, ठीक है। ग्रोथ में किस तरह हेल्प करती हैं? अब आप सोचें कि एक ही जगह पर अगर बार बार एक ही फसल उगाते जाएं तो ज़मीन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे तो क्या होगा? वो तो ख़त्म होते जाएंगे। तो अब और न्यूट्रिएंट्स ज़मीन के अंदर कैसे आएँ? आप लोगों ने कभी खाद का नाम सुना है या आपने कभी फर्टिलाइज़र्स का नाम सुना है? आपने साइंस के अंदर भी ये मुख्तलिफ बुक्स के अंदर फर्टिलाइज़र्स के नाम पढ़े होंगे। एक होता है नेचुरल फर्टिलाइज़र जो गोबर की खाद होती है, और एक होता है आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र जिसकी मिसाल वो सोना यूरिया जो है एक फर्टिलाइज़र होता है जो बहुत आम मिल जाता है, यूरिया फर्टिलाइज़र, और लोग फसलों में वो डालते हैं ताकि फसलों में ज़मीन की ज़रखेज़ी से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स फसल को मिल सकें। तो जो भी हम फर्टिलाइज़र या खाद हम ज़मीन के अंदर डालते हैं, इसका क्या फ़ायदा होता है? ये ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा करती है और फसल अच्छी होती है, ठीक है। उसके अलावा मुख्तलिफ बैक्टीरिया भी सॉइल के अंदर मौजूद होते हैं, और जो पौधे के अंदर इम्पॉर्टेंट, जैसे एक कुछ बैक्टीरिया की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, वो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, और नाइट्रोजन जो है ये पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपसे जिक्र कर रही थी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स का। तो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में यहाँ पर एंड पे उन्होंने बैक्टीरिया की एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दी हुई है, और मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स जो हैं, नाइट्रोजन से बनने वाले कंपाउंड सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी में इजाफा होता है, ठीक है। तो सॉइल के बाद जो हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट है या हमारा लास्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है वाटर। वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ठीक है। जैसा कि हम पौधों के लिए यूनिवर्सल प्रोड्यूसर का वर्ड यूज़ करते हैं, इसी तरह हम वाटर के लिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। सॉल्वेंट का मतलब क्या है? जिसके अंदर हर चीज़ आसानी से हल हो जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पर वाटर का जिक्र करते हैं। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। अच्छा, ये एसेंशियल वर्ड कई जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। एसेंशियल का मतलब होता है कि ज़रूरी,
ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली, अच्छा कई बार आप लोग अप्रॉक्सीमेटली भी वर्ड यूज करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन। अप्रॉक्सीमेटली 3/4 ऑफ द अर्थ। अगर हम ये देखें अर्थ का यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ठीक है, ज़मीन का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये हमने ज़मीन गोल होती है, ज़मीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो इसके अंदर हमारे पास अगर इसके 4 पार्ट्स करें तो 4 पार्ट्स में से जो 3 पार्ट्स हैं ये किस पे कंज्यूम करेंगे, ये वाटर यानी पानी से मिलकर बने होंगे, और जो एक हिस्सा है ये खुश्की पे मुश्तमिल होता है यानी ज़मीन पे मुश्तमिल होता है, और जो ज़मीन 3 हिस्से हैं हमारी वो किस पे है, पानी पे, और एक हिस्सा खुश्की पे है, ठीक है। एक हिस्सा जो है वो खुश्की पर है, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक है वाटर का, तो हम वाटर पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो 3 पार्ट्स कौन से हैं, वो क्या है, वाटर पे मुश्तमिल है, ठीक है। इतना ज़्यादा पानी मौजूद है। उसके बाद है द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल एट एनी प्लेस कैन डिटरमिन द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल एट एनी प्लेस। अच्छा कई बार आप ज्योग्राफी के अंदर ऐसे एरियाज़ पढ़ते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और वहाँ पर जो पौधे और जो सारी इम्पॉर्टेंट ब्रीड्स होती हैं वो दूसरी जगहों से मुख्तलिफ होती हैं, ठीक है। अब किसी भी जगह पर पानी की अवेलेबिलिटी का कैसे, अब जैसे सहरा है वहाँ पर तो बारिश ही नहीं होती, तो वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, और दूसरी तरफ ऐसे मैदानी इलाके देख लें जहाँ पर एक हफ्ता गुजरता है तो उसके बाद अचानक से बारिश आ जाती है और इतना अच्छा मौसम हो जाता है, तो वहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा एनी ऑर्गेनिज्म विद लिटिल वाटर, ओनली ऑर्गेनिज्म रिक्वायरिंग लेस अमाउंट ऑफ वाटर कैन सर्वाइव। अब ऐसे एनवायरनमेंट जहाँ पर पानी कम होता है वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने आप को उसी तरह एडेप्ट कर लेते हैं और उसी एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। अब जैसे अगर हम डेजर्ट्स की बात करें तो डेजर्ट सहरा के अंदर आप अगर जानवरों को देखें तो वो जानवर कम पानी पे गुजारा कर लेते हैं, ठीक है, या पानी को, जैसे कैमल्स हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल दी, वो ज़्यादा देर तक अपनी बॉडी के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम वहाँ के पौधों की मिसाल देखें तो वहाँ के पत्ते मैंने आपको बताया मोटे मोटे होते हैं, वो अपने अंदर पानी को स्टोर कर लेते हैं, और अगर उन्हें काफ़ी दिनों तक, जैसे आप लोगों ने कैक्टस का प्लांट देखा होगा, अभी आप लोगों ने देखा बहुत सारे लोग अपने घरों के अंदर कैक्टस का पौधा लगाते हैं एज ए डेकोरेटिव पर्पज़, तो अगर कभी उसको पानी देना हो तो आप महीने बाद उसको पानी देते हो, क्यों, उसको पानी की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो तो डेजर्ट का प्लांट है, उसने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है इस तरह की सिचुएशन में कि उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत ही नहीं रहती, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में सेम इन्हीं दोनों चीज़ों का जिक्र किया जो मैंने अभी आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स लाइक कैक्टाई या कैक्टस एक ही चीज़ है, एंड एनिमल लाइक कैमल कैन सर्वाइव इन डेजर्ट्स, ओनली एनिमल्स सर्वाइव इन कंडीशंस वेयर एक्सेस ऑफ वाटर इज़ प्रेजेंट। तो बाकी जो जानवर हैं वो जहाँ पर मौजूद होते हैं वहाँ पर जहाँ पानी ज़्यादा होता है। अब बहुत सारी ऐसी फसलें हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जैसे चावल की फसल अगर आप उसको देखें तो उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत है, वो ऐसी जगहों पर ग्रो करता होगा जहाँ पर पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है या मिकदार है या अमाउंट है, अवेलेबिलिटी आसानी से है। लाइक वाटर लिली, हाइड्रिला एंड फिशेस आर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अब जो मछलियाँ हैं ये तो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, तो वो कैसे एनवायरनमेंट के अंदर ज़्यादा जिंदा रहेंगी, जहाँ पर पानी ज़्यादा मौजूद होगा, ठीक है। हाइड्रिला ये एक पौधा है जो पानी के अंदर ही ग्रो करता है। वाटर लिली भी एक ऐसा प्लांट है जो पानी के बगैर गुजारा नहीं हो सकता। बोथ दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड स्पेशल एडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। तो स्टूडेंट्स मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में जहाँ जिस तरह की चीज़ों की अवेलेबिलिटी हो। जैसे डेजर्ट के जो प्लांट्स हैं वो आप अपने आप को ऐसे इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं जहाँ पानी की कमी है, और जबकि हम अगर दूसरे प्लांट्स की बात करें, जैसे कि मैंने आपको हाइड्रिला का, वाटर लिली का, और अगर हम फिशेज एक ऑर्गेनिज्म की बात करें, एनिमल की बात करें, तो वो भी अपने आप को वैसे एनवायरनमेंट के अंदर अडेप्ट कर लेते हैं। अच्छा जी, आज के हमारे टॉपिक को सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 मैंने आपको
क्लियर कर दी है। सबसे पहले हमने किसको डिस्कस किया, लाइट को डिस्कस किया, देन हमने टेम्परेचर को डिस्कस किया, एयर को डिस्कस किया, सॉइल को एंड देन वाटर को, ठीक है। अब यहाँ पर हम इससे रिलेटेड गुड टू नो के टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारी बुक के अंदर इससे रिलेटेड कौन से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला गुड टू नो का जो बॉक्स है, फर्टिलाइजर्स आर आल्सो एडेड इन द सॉइल फॉर बेटर प्लांट ग्रोथ। ये मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के फर्टिलाइजर होते हैं, एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है, एक आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर होता है। नेचुरल फर्टिलाइजर होता है जो पत्तों की खाद होती है या फिर जो गोबर की खाद होती है, और जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र है यूरिया के नाम से या नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर्स जो फसलों में डाले जाते हैं ज़मीन की ज़रख़ेज़ी के लिए। देयर आर अबाउट 5000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन 1 ग्राम ऑफ सॉइल। कि 1 ग्राम ऑफ सॉइल स्मॉल क्वांटिटी, इतनी थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर 500 different types of bacteria मौजूद होते हैं। The remains of dead plants and animals form a complex organic substance in soil called humus, जिसकी वजह से ज़मीन जो है ज़रख़ेज़ होती है, और ज़मीन की जो ज़रख़ेज़ी है उसमें इजाफा होने से क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। इसके आगे आप एक डायग्राम देख रहे हैं जिसके अंदर जो है सीड जर्मिनेशन को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया गया है। यही बात मैंने आपको बताई है कि आप अपने घर में एक छोटा सा प्लांट ग्रो करें तो आप उसको सीड्स डालें, सीड से वो छोटे से सीडलिंग्स बनेंगे और फिर छोटा छोटा प्लांट ग्रो होता बड़ा होता जाएगा, और वो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट होगा और बहुत अच्छी एक्टिविटी भी होगी। उसके बाद नेक्स्ट गुड टू नो का जो टॉपिक है उसके अंदर है जेलीफिशेज आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। इक्वेटिक, अच्छा ये जब भी वर्ड इक्वेटिक यूज़ होगा, इक्वेटिक का मतलब ये किससे लिंक है, ये वाटर से लिंक है, यानी वाटर बेस्ड। जब भी हम इक्वेटिक एनिमल्स की या इक्वेटिक प्लांट्स का जिक्र करेंगे तो इक्वेटिक वर्ड का मतलब क्या है, इक्वेटिक वर्ड का मतलब है जो चीज़ें पानी के अंदर रहती हैं या पानी पर मुश्तमिल है, ठीक है। इक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। जितने भी इक्वेटिक एनिमल हैं जैसे फिशेज हैं या और ऑर्गेनिज्म है वो अपनी स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म लिव इन डेजर्ट्स हैव स्पेशल फीचर्स टू स्टोर वाटर इन देयर बॉडीज। जैसे कैमल है उसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, जैसे कैक्टस के प्लांट्स मैंने कहे कि उनके लीव्स थिक और सकुलेंट होते हैं, वो अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उन्हें वो ज़्यादा लंबे अरसे तक बग़ैर पानी के सर्वाइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब अपने नोट्स ओपन करें ताकि हम आज का जो टास्क है वो मैं आपको नोट करा दूं। प्लांट्स, देयर आर लॉट ऑफ फ्लक्चुएशन बिटवीन डे एंड नाइट ऑफ टेम्परेचर के अंदर फ्लक्चुएशंस आती हैं। एयर कंटेन 21% ऑक्सीजन, अभी हमने पढ़ा। द एनिमल्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का है। How temperature varies at different areas of Earth. There are different temperature range on different areas of Earth. Some places on Earth like deserts are so hot and other like glaciers are too cold for plants and animals to survive. ये extreme temperature यानी अगर हम सहरा की डेजर्ट की बात करें तो वो बहुत शदीद गर्मी, और अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो बहुत शदीद सर्दी। Differentiate Name the abiotic components of the environment: light, temperature, air, soil, water. Long question number 3 आपका related है how temperature and air affect on living organisms in environment। कि temperature और air किस तरह affect करता है हम human beings के ऊपर, तो इसी में से ये temperature और air का जो topic है ये आपके long question number 3 के अंदर है। तो आज का आपका टास्क क्या है, आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 याद करना है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, और एमसीक्यूज जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए हैं वो सब। ये आज का आपका टास्क है, आपने इन क्वेश्चंस को याद करना है और अपनी रफ कॉपी पे लिखना है। तो स्टूडेंट्स हमेशा की तरह जैसे मैं आपको कहती हूँ कि जो भी काम आप आज लेक्चर लें उसको आज ही बैठ के याद करें, और याद करने के बाद ज़रूर अपनी रफ कॉपीज़ पर लिखें। उसका क्या फ़ायदा होगा, जो चीज़ आप याद करके लिख लेंगे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होगी और वो आपको कभी भी नहीं भूलेगी। और अगर आप सिर्फ याद करके उसको छोड़ देंगे तो हो सकता है लिखते हुए आपसे उसके अंदर बहुत सारी गलतियाँ हों। तो अपने वक्त का बहुत ख्याल रखें, अपना वक्त ज़ाया ना करें और वक्त को अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें, और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।